दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पूर्व वर्षों की प्रश्नों की जो श्रृंखला देख रहे हैं दोस्तों, उसके तहत हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, 2023 से लेके 2011 तक अब तक जितने भी पूर्व वर्षों के प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हम सावधानी पूर्वक कवर कर रहे हैं। दोस्तों इस श्रृंखला में हम लोगों ने अब तक 2023 से लेके 2013 तक के प्रश्नों को कवर कर लिया है। 2013 में हमारे कुछ प्रश्न बाकी हैं, फिर दोस्तों हम बढ़ेंगे 2012 और 2011 के प्रश्नों की तरफ। ध्यानपूर्वक देखिएगा, सारे प्रश्न हमारी आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए 2013 के कुछ प्रश्न जो हमारे बचे हैं उनको कवर करने के बाद दोस्तों हम 2011 और 2012 के प्रश्नों को कवर करेंगे। चलिए दोस्तों 2013 में जो हमारे कुछ प्रश्न बाकी हैं उनको हम पहले ध्यानपूर्वक कवर कर लेते हैं। चलिए देखिएगा, कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित खनिजों पर दोस्तों क्या कीजिए, विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित खनिजों यानी कि मिनरल्स पर विचार कीजिए। तो पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि कैल्शियम, दूसरा कह रहा है दोस्तों लौह और तीसरा कह रहा है दोस्तों सोडियम। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है कैल्शियम, फिर कह रहा है लौह, फिर कह रहा है दोस्तों सोडियम। ठीक है, कह रहा है कि उपर्युक्त खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किसकी या किनकी आवश्यकता होती है या होते हैं। ठीक है, फिर देखिएगा कह रहा है कि उपर्युक्त खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किसकी या किनकी आवश्यकता होती है या होते हैं। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही पॉइंट हमारे इस संदर्भ में सही दिए गए हैं। फिर देखिएगा कि निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों कैल्शियम, दूसरा कह रहा है लौह, तीसरा कह रहा है सोडियम। ठीक है, कह रहा है कि उपर्युक्त खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किसकी या किनकी आवश्यकता होती है, तो हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन डी, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही पॉइंट इस संदर्भ में सही दिए गए हैं। ठीक है, व्याख्या इंपॉर्टेंट है। चलिए व्याख्या भी हम साथ ही में देख लेते हैं, क्या कह रहा है ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, देखिए कह रहा है कि मांसपेशियों में दोस्तों संकुचन से तात्पर्य है मांसपेशी के फाइबर यानी कि मसल फाइबर में तनाव उत्पन्न होना। फिर देखिएगा मांसपेशियों के संकुचन से क्या है दोस्तों तात्पर्य है कि मांसपेशी के फाइबर यानी कि मसल फाइबर में तनाव उत्पन्न होना। मांसपेशियों में संकुचन के बाद दोस्तों रिलैक्सेशन होता है, जो मांसपेशियों में न्यूनतम तनाव की अवस्था होती है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा कि सामान्यतः मांसपेशियों में संकुचन से तात्पर्य है मांसपेशी के फाइबर यानी कि मसल फाइबर में तनाव उत्पन्न होना। मांसपेशियों में संकुचन के बाद दोस्तों रिलैक्सेशन होता है, जो मांसपेशियों में न्यूनतम तनाव की अवस्था होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे कह रहा है कि मांसपेशियों के संकुचन के संबंध में दोस्तों क्या है हमारा स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत के अनुसार मांसपेशियों के संकुचन में दोस्तों कैल्शियम, पोटेशियम तथा सोडियम आयनों की आवश्यकता होती है। फिर देखिएगा कि मांसपेशियों के संकुचन के संबंध में स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत यानी कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के अनुसार मांसपेशियों के संकुचन में दोस्तों कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम आयनों की आवश्यकता होती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए तीसरे पॉइंट की तरफ दोस्तों, इस प्रश्न के कुछ और भी पॉइंट दिए गए हैं, उनको भी हम ध्यानपूर्वक देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, देखते रहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या पॉइंट हमारे दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट है, चलिए देखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे दोस्तों क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहा दोस्तों हमारा मायोग्लोबिन क्या है, एक लौह युक्त यौगिक है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, चलिए देखते हैं। कह रहा है हमारा कि मायोग्लोबिन क्या है दोस्तों, याद रखें यह एक हमारा लौह युक्त यानी कि दोस्तों आयरन से भरपूर यौगिक है। ठीक है, कह रहा है कि मायोग्लोबिन दोस्तों ऑक्सीजन को ऊतकों के भीतर क्या दोस्तों ले जाता है, जिससे दोस्तों कोशिकाओं में क्या होता है, वायवीय श्वसन यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। इसके अभाव में दोस्तों क्या है, अवायवीय श्वसन यानी कि एनॉर्बिक रेस्पिरेशन होता है, जिससे दोस्तों क्या होता है मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल एकत्रित होता है, जो पेशी तनाव का कारण बनता है, और इससे दोस्तों मांसपेशियों का सामान्य संकुचन यानी कि कॉन्ट्रैक्शन व रिलैक्सेशन दोस्तों प्रभावित होता है। फिर देखिएगा कह रहा है कि मायोग्लोबिन दोस्तों एक लौहयुक्त यौगिक है, और मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को ऊतकों के भीतर ले जाता है, जिससे दोस्तों कोशिकाओं में क्या होता है हमारा वायवीय यानी कि दोस्तों एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, इसके अभाव में दोस्तों अवायवीय श्वसन यानी कि एनॉर्बिक रेस्पिरेशन होता, जिससे दोस्तों मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल एकत्रित होता, जो पेशी तनाव का कारण बनता, और इससे दोस्तों मांसपेशियों का सामान्य संकुचन यानी कि कॉन्ट्रैक्शन व रिलैक्सेशन दोस्तों प्रभावित होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट भी पढ़ेंगे। कह रहा है इस प्रकार दोस्तों लौह का भी मांसपेशियों के संकुचन में भूमिका है, तो हम लोगों ने विकल्प डी इसका बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया था। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों छठे नंबर प्रश्न की तरफ, जो कि हमारा 2013 में पूछा गया है, देखिएगा इंपॉर्टेंट है। चलिए कह रहा है कि निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी दोस्तों
टैटू बनवाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में दोस्तों क्या होती है, संचरित हो सकती है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखेंगे क्या कह रहा है, फिर से पढ़ेंगे। 6 नंबर प्रश्न को कह रहा है कि निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी टैटू बनवाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित हो सकती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों चिकनगुनिया, दूसरा कह रहा है हेपेटाइटिस बी, तीसरा कह रहा है दोस्तों HIV या एड्स। फिर देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी हमारी टैटू बनवाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित हो सकती है। तो पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों चिकनगुनिया, दूसरा कह रहा है हेपेटाइटिस बी, तीसरा कह रहा है दोस्तों HIV एड्स। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल जो हमारा सही राइट आंसर होगा वह है हमारा ऑप्शन सेकंड और थर्ड बिल्कुल सही दिए गए हैं, जबकि फर्स्ट हमारा इस संदर्भ में बिल्कुल गलत दिया गया है। ठीक है, कह रहा है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी, केवल सेकंड और थर्ड हमारा राइट होगा, बाकी फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल हमारा गलत दिया गया है। यानी कि दोस्तों हेपेटाइटिस बी और HIV एड्स के द्वारा, ठीक है, क्या है हमारा हेपेटाइटिस बी और HIV एड्स दोस्तों हमारा टैटू गुदवाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित हो सकता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फर्स्ट पॉइंट हमारा चिकनगुनिया जो दिया गया है, यह पॉइंट इस संदर्भ में गलत दिया गया है। सेकंड और थर्ड पॉइंट यानी कि हेपेटाइटिस बी और HIV एड्स इस संदर्भ में हमारा बिल्कुल राइट आंसर होंगे। ठीक है, ऑप्शन बी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, यानी कि केवल सेकंड और थर्ड। चलिए व्याख्या इंपॉर्टेंट है, चलिए दोस्तों व्याख्या इसकी हम देखते हैं क्या दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिएगा ध्यानपूर्वक। ठीक है, देखें पढ़ें क्या कह रहा है। कह रहा है कि हेपेटाइटिस बी व सी दोस्तों तथा एड्स का खतरा गलत तरीके से टैटू बनवाने के कारण हो सकता, क्योंकि टैटू बनाने वाले उपकरण दोस्तों क्या होते हैं, हमारे स्तरीय नहीं होते हैं। फिर देखिएगा, कह रहा है हमारा कि हेपेटाइटिस बी व सी तथा एड्स का खतरा गलत तरीके से टैटू बनवाने के कारण हो सकता, क्योंकि टैटू बनाने वाले उपकरण दोस्तों हमारे क्या होते हैं, स्तरीय नहीं होते हैं। चलिए पहला पॉइंट पढ़ेंगे। इन दोनों ही बीमारियों का संक्रमण दोस्तों याद रखें कि संक्रमण व्यक्ति के रक्त, वीर्य तथा शरीर के अन्य द्रव्य से होता है। फिर पढ़ेंगे कि इन दोनों ही बीमारियों का संक्रमण दोस्तों संक्रमित व्यक्ति के रक्त यानी कि ब्लड, सीमेन तथा शरीर के अन्य फ्लूइड से दोस्तों होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि हेपेटाइटिस बी भी क्या है दोस्तों, यह व्यक्ति के यकृत यानी कि लीवर को प्रभावित करता है। फिर देखिएगा, कह रहा है कि हेपेटाइटिस बी दोस्तों क्या करता है, व्यक्ति के यकृत को प्रभावित करता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और कह रहा है जबकि एड्स दोस्तों शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि इम्यून सिस्टम में उपस्थित टी लिम्फोसाइट को नष्ट कर देते, जिससे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता और व्यक्ति के रोगों से लड़ने की क्षमता में कमी पाई जाती है। ठीक है, फिर देखिए, कह रहा है कि हेपेटाइटिस बी व्यक्ति के यकृत को यानी कि लीवर को प्रभावित करता है, जबकि दोस्तों एड्स हमारा शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में उपस्थित टी लिम्फोसाइट्स को नष्ट कर देते हैं, जिससे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है और व्यक्ति के रोगों से लड़ने की क्षमता में कमी आ जाती है। फिर देखिएगा कि टैटू बनवाने से अन्य कई तरह के त्वचा संबंधी विकार भी, ठीक है, यानी कि स्किन रिलेटेड दोस्तों क्या है, हमारे डिजीज भी हो सकते हैं। क्या है, कई कह रहा है कि कई बार इससे त्वचा का कैंसर होने की भी संभावना क्या है दोस्तों, हमारी रहती है। फिर देखिएगा, टैटू बनवाने से अन्य कई तरह के त्वचा संबंधी विकार भी होने की संभावना रहती, कई बार दोस्तों इससे त्वचा का कैंसर भी होने की संभावना रहती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे आगे के पॉइंट क्या कह रहे हैं। देखिएगा, कह रहा है हमारा कि चिकनगुनिया दोस्तों वायरस से होने वाली एक बीमारी है, जिसमें दोस्तों वायरस संक्रमण के 4 दिनों बाद अचानक बुखार आता, जो दोस्तों सामान्यतः 2 से 7 दिनों तक रहता है। इसके अतिरिक्त जोड़ों का दर्द यानी कि ज्वाइंट पेन भी दोस्तों चिकनगुनिया में होता है। फिर देखिएगा, कह रहा है कि चिकनगुनिया दोस्तों वायरस से होने वाली एक बीमारी है, जिसमें दोस्तों वायरस संक्रमण के 4 दिनों के बाद अचानक बुखार आता, जो सामान्यतः दोस्तों 2 से 7 दिनों तक प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त जोड़ों का दर्द भी होता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट पढ़ेंगे, क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि इस वायरस का मानव में संक्रमण दोस्तों क्या है। फिर देखिएगा, इस वायरस का मानव में संचरण या दोस्तों क्या है, किसके द्वारा, तो एडिस एल्बोपैक्टिस, ठीक है, तथा एडिस एजिप्टी नामक मच्छर से होता है। अतः विकल्प भी हमारा बिल्कुल सही है। फिर देखिएगा, इस वायरस का मानव में संचरण दोस्तों एडिस एल्बोपैक्टिस, ठीक है, तथा एडिस एजिप्टी नामक मच्छर से होता है। अतः विकल्प भी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 2013 में पूछे गए 7वें प्रश्न की तरफ ध्यानपूर्वक बढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। देखिएगा 7वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है दोस्तों एगेरिकस, दूसरा कह रहा है नॉस्टॉक और तीसरा कह रहा है स्पाइरोगाइरा। ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है दोस्तों एगेरिकस, दूसरा कह रहा है नॉस्टॉक, तीसरा कह रहा है स्पाइरोगाइरा। ठीक है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से हमारे बायो फर्टिलाइजर यानी कि जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है या होते हैं। फिर देखिएगा कि निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है दोस्तों एगेरिकस, दूसरा कह रहा है नॉस्टॉक, तीसरा कह रहा है स्पाइरोगाइरा। ठीक है, प्रश्न में हमारा पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से हमारे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। चलिए इस प्रश्न के ऑप्शन भी देखेंगे, व्याख्या भी देखेंगे, दोनों देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों इस प्रश्न के ऑप्शंस क्या दिए गए हैं हमारे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखिएगा, देखें
प्रश्न हमारा जो पूछा रहा है दोस्तों, उसको कह रहा है, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से हमारे जैव उर्वरक के रूप में यानी कि बायो फर्टिलाइजर के रूप में प्रयुक्त होता है या होते हैं। तो बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी, केवल सेकंड यानी कि नॉस्टॉक हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। व्याख्या भी इस प्रश्न की इंपॉर्टेंट है, चलिए व्याख्या भी साथ ही साथ में दोस्तों ध्यानपूर्वक हम पढ़ेंगे। चलिए देखिएगा क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है दोस्तों, नॉस्टॉक हमारा नील हरित शैवाल यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी का एक प्रकार होता है और इसमें दोस्तों प्रोटीन हमारा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण इनका उपयोग नाइट्रोजन स्थिरीकारक यानी कि नाइट्रोजन फिक्सिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। फिर देखिएगा कह रहा दोस्तों, नॉस्टॉक हमारा नील हरित शैवाल यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी का एक प्रकार होता है। ठीक है, कह रहा है कि इसमें प्रोटीन दोस्तों प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण इनका उपयोग नाइट्रोजन स्थिरीकारक एजेंट के रूप में किया जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। कह रहा है कि नॉस्टॉक का उपयोग दोस्तों जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। इनका दोस्तों शरीर ठीक है जड़, तना तथा पत्तियों के रूप में विभक्त नहीं होता। ये जल तथा स्थल दोनों स्थानों पर कॉलोनी या समूह बनाकर रहते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर देखिएगा, नॉस्टॉक का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। इनका शरीर जड़, तना तथा पत्तियों के रूप में विभक्त नहीं होता। ये जल तथा स्थल दोनों स्थानों पर कॉलोनी या समूह बनाकर रहते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे, एगेरिकस दिया गया है दोस्तों, याद रखें यह मशरूम के वंश का है। क्या है एगेरिकस दोस्तों हमारा, क्या है यह मशरूम के वंश का है। इसमें दोनों प्रकार के मशरूम की जातियां अर्थात दोस्तों खाने योग्य व विषाक्त सम्मिलित हैं। यह कवक वर्ग का जीव है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर देखिएगा, एगेरिकस दोस्तों मशरूम के वंश का है। इसमें दोनों प्रकार के मशरूम की जातियों अर्थात खाने योग्य एडिबल व विषाक्त पॉइजनस सम्मिलित हैं। और यह कवक वर्ग क्या है दोस्तों, किंगडम फंगाई का जीव है। ठीक है, किंगडम फंगी का जीव है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, क्या कह रहा है, कह रहा है कि स्पाइरोगाइरा को सामान्यतः दोस्तों वाटर सिल्क के नाम से जाना जाता है। यह सामान्यतः साफ जल में पाया जाता, पर्याप्त सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बहुतायत मात्रा में ऑक्सीजन पैदा करता है। इसका प्रयोग दोस्तों हम जैव उर्वरक के रूप में नहीं होता। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर पढ़ेंगे कि स्पाइरोगाइरा को सामान्यतः दोस्तों वाटर सिल्क के नाम से जाना जाता। यह सामान्यतः साफ जल में पाया जाता, पर्याप्त सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बहुतायत मात्रा में ऑक्सीजन पैदा करता है। इसका प्रयोग दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, जैव उर्वरक के रूप में नहीं करते। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ ध्यानपूर्वक बढ़ेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है। 2013 में पूछा गया 8वां प्रश्न पढ़ेंगे। कह रहा है कि अनाजों और तिलहनों के अनुपयुक्त रखरखाव और भंडारण के परिणाम स्वरूप आविशों यानी कि टॉक्सिन्स का उत्पादन होता, जिन्हें हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, अफ्लाटॉक्सिन। ठीक है, जो सामान्यतः भोजन बनाने की आम विधि द्वारा नष्ट नहीं होते। अफ्लाटॉक्सिन किसके द्वारा उत्पादित होते, तो याद रखें दोस्तों फफूंदी इसका बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी मार्क करेंगे। ठीक है, फिर देखिएगा कि अनाजों और तिलहनों के अनुपयुक्त रखरखाव और भंडारण के परिणाम स्वरूप आविशों का उत्पादन होता है, जिन्हें हम लोग कहते हैं अफ्लाटॉक्सिन। ठीक है, कह रहा है जो सामान्यतः भोजन बनाने की आम विधि द्वारा नष्ट नहीं होते। अफ्लाटॉक्सिन किसके द्वारा उत्पादित होते हैं, तो ऑप्शन सी फफूंदी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा, अनाजों और तिलहनों के अनुपयुक्त रखरखाव और भंडारण के परिणाम स्वरूप आविशों का उत्पादन होता, जिन्हें अफ्लाटॉक्सिन के नाम से जाना जाता, जो सामान्यतः भोजन बनाने की आम विधि द्वारा नष्ट नहीं होते। कह रहा है कि अफ्लाटॉक्सिन किसके द्वारा उत्पादित होते, तो याद रखें ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर फफूंदी होगा। चलिए व्याख्या इंपॉर्टेंट है, व्याख्या इसकी पढ़ते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है कि अफ्लाटॉक्सिन दोस्तों क्या है, हमारा एक विषैला पदार्थ होता, जो कि सामान्यतः अनाजों और तिलहनों के अनुपयुक्त भंडारण के कारण उत्पन्न होता है। फिर देखिएगा, अफ्लाटॉक्सिन दोस्तों एक विषैला पदार्थ होता है, जो कि सामान्यतः अनाजों और तिलहनों के अनुपयुक्त भंडारण के कारण उत्पन्न होता है। फिर देखिएगा सेकंड पॉइंट, कह रहा है कि अफ्लाटॉक्सिन सामान्यतः फफूंद की जाति एस्परजिलस क्या है दोस्तों, फ्लेबस तथा एस्परजिलस क्या है, पैरासिटिकस द्वारा उत्पन्न होता है। फिर देखिएगा कि अफ्लाटॉक्सिन सामान्यतः दोस्तों फफूंद की जाति एस्परजिलस फ्लेबस तथा एस्परजिलस पैरासिटिकस द्वारा उत्पन्न होता। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि अफ्लाटॉक्सिन प्रायः दोस्तों मूंगफली यानी कि ग्राउंड नट, मक्का यानी कि मेज, ड्राई फ्रूट्स दोस्तों, दूध तथा अन्य डेयरी उत्पादों में पाया जाता है। फिर देखिएगा, अफ्लाटॉक्सिन से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला अंग दोस्तों याद रखें यकृत यानी कि लीवर है, और अफ्लाटॉक्सिन में कैंसर पैदा करने वाले गुण भी होते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे के प्रश्नों की तरफ ध्यानपूर्वक बढ़ेंगे। सारे प्रश्न हमारी आगामी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसलिए जितने भी प्रश्नों को हम लोग हल करते चल रहे हैं, सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलेंगे। चलिए दोस्तों, और यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें, और ऐसे ही दोस्तों लगातार पढ़ते रहें। चलिए दोस्तों आगे के प्रश्नों की तरफ हम ध्यानपूर्वक बढ़ेंगे। सारे प्रश्न हमारी आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे प्रश्नों की व्याख्या आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलेंगे। चलिए बढ़ेंगे आगे के प्रश्नों की तरफ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है सारे।
चलिए दोस्तों बढ़ेंगे। 2013 में पूछा गया 9वां प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिए। कह रहा है कि शीतकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि। कोल्ड स्टोरेज की बात कर रहा है दोस्तों, ठीक है। चलिए देखिएगा, कह रहा है कि शीतकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि सूरज की रोशनी नहीं पड़ने दी जाती। बी पॉइंट कह रहा है कि पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ा दी जाती। सी पॉइंट कह रहा है कि श्वसन की दर घटा दी जाती है। और डी पॉइंट कह रहा है कि आर्द्रता बढ़ा दी जाती है। तो बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी, यानी कि श्वसन की दर घटा दी जाती है। यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। कह रहा है कि शीतकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि। तो याद रखें ऑप्शन सी, श्वसन दर घटा दी जाती है, ठीक है। फिर देखिएगा इनकी रेस्पिरेशन दर क्या दी दोस्तों, हमारी रेस्पिरेशन रेट क्या कर दी जाती है दोस्तों, घटा दी जाती है, डिक्रीज कर दी जाती है। फिर देखिएगा व्याख्या हमारा कह रहा है इंपॉर्टेंट है। फिर से प्रश्न पढ़ेंगे कि शीतकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते क्योंकि। याद रखें ऑप्शन सी, श्वसन की दर घटा दी जाती है। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों व्याख्या की तरफ, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों हमारा कमरे के तापमान से कम तापमान पर खाद्य पदार्थों के भंडारण को दोस्तों हम क्या कहते हैं, शीतकोष्ठ, ठीक है। देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों कि कमरे के तापमान से कम तापमान पर खाद्य पदार्थों के भंडारण को शीतकोष्ठ कहते हैं। पहला पॉइंट ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, कह रहा है कि शीतकोष्ठ का प्रयोग फलों व सब्जियों के भंडारण के लिए किया जाता। दूसरा पॉइंट पढ़ें, चूंकि कम तापमान पर श्वसन की दर कम हो जाती जिससे फल व सब्जियां अधिक समय तक ताजी रहती हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि कम तापमान पर जीवाणुओं, फफूंदी तथा कवकों का विकास दोस्तों यानी कि डेवलपमेंट क्या हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता। साथ ही दोस्तों इसमें एंजाइम की क्रिया भी रुक जाती, इससे शीतकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते तथा उनके पोषक तत्वों की हानि नहीं होती है, ठीक है। फिर पढ़ेंगे व्याख्या हमारा, कमरे के तापमान से कम तापमान पर खाद्य पदार्थों के भंडारण को शीतकोष्ठ यानी कि कोल्ड स्टोरेज कहते हैं। पहला पॉइंट पढ़ेंगे कि शीतकोष्ठ का प्रयोग फलों व सब्जियों के भंडारण के लिए किया जाता। दूसरा पॉइंट, चूंकि कम तापमान पर श्वसन की दर कम हो जाती जिससे फल व सब्जियां अधिक समय तक ताजी रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि कम तापमान पर जीवाणुओं, फफूंदी तथा कवकों का विकास अवरुद्ध हो जाता। साथ ही दोस्तों इससे एंजाइम की क्रिया भी रुक जाती, इससे शीतकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं तथा उनके पोषक तत्वों की हानि नहीं होती। इस पॉइंट को याद रखिए। व्याख्या हम लोगों ने देख लिया। प्रश्न हमारा क्या कह रहा था दोस्तों, उसको ध्यानपूर्वक देखेंगे एक बार और, देखिएगा क्या कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है, देखेंगे एक बार और, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। कह रहा था दोस्तों, क्या कह रहा है हमारा प्रश्न कि शीतकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि। तो हम बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे, श्वसन दर घटा दी जाती है, ऑप्शन सी। चलिए व्याख्या हम लोगों ने देख लिया, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अब दोस्तों स्टार्ट होते हैं हमारे 2012 के प्रश्न, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखिएगा 2012 में जो पूछा गया पहला प्रश्न है उसको देखेंगे। कह रहा है कि जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए, ठीक है। कह रहा है जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है हमारा चमगादड़, दूसरा मधुमक्खी, तीसरा पक्षी। कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन से हमारे क्या हैं, परागणकारी हैं। फिर देखिएगा जीव के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है दोस्तों चमगादड़, दूसरा कह रहा है मधुमक्खी, तीसरा कह रहा है पक्षी। उपर्युक्त में से कौन से हमारे परागणकारी है, ठीक है। तो सही ऑप्शन बिल्कुल मार्क करेंगे ऑप्शन डी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन डी हम मार्क करेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और व्याख्या देखेंगे, व्याख्या हमारी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिएगा क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे व्याख्या। पहला पॉइंट पढ़ेंगे, कह रहा है दोस्तों परागकणों यानी कि पॉलन ग्रेन्स कि स्त्री केसर के दोस्तों वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की प्रक्रिया को दोस्तों क्या है, हम पॉलिनेशन कहते हैं। फिर देखिएगा परागकणों यानी कि दोस्तों पॉलन ग्रेन के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या दोस्तों, परागण कहते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट पढ़िएगा, पहला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा। दूसरा पॉइंट देखेंगे, यह मुख्यतः निम्न प्रकार का होता है, जैसे कि दोस्तों स्वयुग्मीय, ठीक है, यानी कि ऑटोगेमी में उसी पुष्प के अंदर दोस्तों परागण की क्रिया संपन्न होती क्या है। कह रहा है स्वयुग्मीय यानी कि ऑटोगेमी में दोस्तों उसी पुष्प के अंदर परागण की क्रिया संपन्न होती है। दूसरा कह रहा है दोस्तों सजात पुष्पीय, क्या है, दूसरा कह रहा है सजात पुष्पीय यानी कि दोस्तों क्या है हमारा, जिटेनोगामी में एक ही पादप के पुष्प के परागकणों की दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की क्रिया होती है। दूसरा पढ़ेंगे दोस्तों सजात पुष्पीय यानी कि दोस्तों जिटेनोगामी में एक ही पादप के पुष्प के परागकणों की दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की क्रिया होती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। तीसरा पढ़ेंगे ग नंबर पर निषेचन यानी कि जीनोगैमी में दोस्तों भिन्न पौधों के परागकोश से भिन्न भिन्न पादपों के पुष्पों के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होता है। क्या है, परनिषेचन में दोस्तों भिन्न पौधों के परागकोश से भिन्न भिन्न पादपों के पुष्पों के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि अधिकांश पादपों में दोस्तों परागण जीवों जैसे दोस्तों मधुमक्खी, तितलियां, बर्रे, चींटियां, कीट, पक्षी, सखोरा तथा गुंजन पक्षी तथा चमगादड़ आदि द्वारा होता। वायु, जल आदि दोस्तों परागण के क्या हैं, अजैविक कारक हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ेंगे दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ, जो कि हमारा 2012 में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। सारे प्रश्न हमारी आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट
इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक हम पढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों जो 2012 में पूछा गया हमारा दूसरा प्रश्न है उसको देखिएगा, ध्यानपूर्वक इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। कह रहा दोस्तों पीड़कों को क्या है प्रतिरोध के अतिरिक्त वे कौन सी संभावनाएं हैं जिनके लिए दोस्तों आनुवांशिक रूप से रूपांतरित पादपों का निर्माण किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, फिर से पढ़ेंगे। कह रहा दोस्तों पीड़कों यानी कि पेस्ट के प्रतिरोध के अतिरिक्त वे कौन सी संभावनाएं हैं जिनके लिए आनुवांशिक रूप से रूपांतरित पादपों का निर्माण किया गया है। ठीक है, पहला कह रहा है सूखा सहन करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना। दूसरा कह रहा है दोस्तों उत्पाद में पोषकीय मान बढ़ाना। तीसरा कह रहा है अंतरिक्ष यानों और अंतरिक्ष स्टेशनों में उन्हें उगने और प्रकाश संश्लेषण करने के लिए सक्षम बनाना। और चौथा पॉइंट कह रहा है कि उनके सेल्फ लाइफ बढ़ाना। ठीक है, तो इस संदर्भ में 3 पॉइंट यानी कि फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ हमारे सही हैं। थर्ड पॉइंट हमारा बिल्कुल गलत दिया गया है। ठीक है, पहला पॉइंट जो कह रहा है दोस्तों कि सूखा सहन करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना, बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि उत्पाद में पोषकीय मान बढ़ाना, यह भी पॉइंट हमारा सही है। और फोर्थ पॉइंट जो कह रहा है कि उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाना, यह भी पॉइंट हमारा सही है। जबकि थर्ड पॉइंट जो कह रहा है कि अंतरिक्ष यानों और अंतरिक्ष स्टेशनों में उन्हें उगने और प्रकाश संश्लेषण करने के लिए सक्षम बनाना, इस संदर्भ में यह पॉइंट हमारा बिल्कुल गलत दिया गया है। प्रश्न पूछ रहा था कि पीड़कों को प्रतिरोध के अतिरिक्त वे कौन सी संभावनाएं हैं जिनके लिए आनुवांशिक रूप से रूपांतरित पादपों का निर्माण किया गया। तो बिल्कुल राइट आंसर हम लोगों ने मार्क किया फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। थर्ड पॉइंट इस संदर्भ में बिल्कुल गलत है। जो सही ऑप्शन होगा वह होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन सी, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। व्याख्या इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों व्याख्या भी साथ ही साथ में हम दोस्तों देखते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देखेंगे व्याख्या हमारी क्या कह रही है। चलिए देखिए व्याख्या में जो कह रहा है दोस्तों, वह कह रहा है कि आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल कौन सी फसल होती हैं। वे फसलें हैं जिनके दोस्तों आनुवांशिक पदार्थ यानी कि डीएनए में बदलाव कर मनोवांछित गुणों वाले उत्पाद प्राप्त किए जाते। इनके आनुवांशिक पदार्थ दोस्तों याद रखें आनुवांशिक अभियांत्रिकी से तैयार किए जाते हैं। फिर पढ़ेंगे कि आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल दोस्तों वे फसलें हैं जिनके आनुवांशिक पदार्थ यानी कि डीएनए में बदलाव कर मनोवांछित गुणों वाले उत्पाद प्राप्त किए जाते। इनके आनुवांशिक पदार्थ दोस्तों याद रखें आनुवांशिक अभियांत्रिकी से तैयार किए जाते हैं। चलिए पहला पॉइंट पढ़ेंगे क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों कि ऐसी फसलों में वांछित गुणों का समावेश किया जाता है यथा उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाना, बीमारियों से रक्षा, सूखा सहने की क्षमता, कीट प्रतिरोधी, शाक प्रतिरोधी, प्रदूषण के जैविक नियंत्रण हेतु ऐसे पौधों का विकास जो हानिकारक गैसों का अवशोषण करने में सक्षम हो, जैव ईंधन के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हो। ठीक है, फिर देखिएगा कह रहा है कि ऐसी फसलों में दोस्तों वांछित गुणों का समावेश किया जाता है यथा उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाना, बीमारियों से रक्षा करना यानी कि डिजीज रेजिस्टेंस, सूखा सहने की क्षमता यानी कि स्ट्रेस रेजिस्टेंस, कीट प्रतिरोधी यानी कि पेस्ट रेजिस्टेंस, शाक प्रतिरोधी यानी कि हर्बिसाइड रेजिस्टेंस। ठीक है, प्रदूषण के जैविक नियंत्रण हेतु ऐसे पौधों का विकास जो हानिकारक गैसों का अवशोषण करने में सक्षम हो, ठीक है, जैव ईंधन के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि ऐसी फसलों के उदाहरण हैं गोल्डन राइस, ठीक है दोस्तों, विटामिन ए से समृद्ध जीएम टमाटर जिसकी सेल्फ लाइफ अधिक है, बीटी कपास जिसे दोस्तों हम कहते हैं बैसिलस थुरेंजेसिस, यहाँ पे बीटी है, जीएम मेज मक्का यानी कि जीएम सोयाबीन। ठीक है, फिर देखिएगा ऐसी फसलों के उदाहरण है गोल्डन राइस, विटामिन ए से समृद्ध जीएम टमाटर जिसकी सेल्फ लाइफ अधिक है, बीटी कपास दोस्तों, ठीक है, क्या है बीटी कपास जिसमें बीटी है दोस्तों बैसिलस थुरेंजिएसिस, जीएम मेज, ठीक है, यानी कि जेनेटिकली दोस्तों मॉडिफाइड मक्का, और दोस्तों हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे के प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। 2012 में जो पूछा गया तीसरा प्रश्न है उसको हम ध्यानपूर्वक देखेंगे क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। कह रहा दोस्तों हमारा ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे प्रश्न को। कह रहा है हमारा कि जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। क्या है, कह रहा है जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों जीवाणु, दूसरा कह रहा है कवक, तीसरा कह रहा है पुष्पीय पादप। कह रहा है कि उपर्युक्त जीव प्रकारों में से किसकी या किनकी कुछ जातियों को जैव पीड़कनाशियों के रूप में प्रयोग किया जाता। तो बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही पॉइंट हमारे इस संदर्भ में सही दिए गए हैं। फिर देखिएगा कह रहा है कि जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है दोस्तों जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, दूसरा कह रहा है कवक यानी कि फंजाई, और तीसरा कह रहा है दोस्तों पुष्पीय पादप। कह रहा है कि उपर्युक्त जीव प्रकारों में से किसकी या किनकी कुछ जातियों को जैव पीड़कनाशियों के रूप में यानी कि बायोपेस्टिसाइड्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहला पॉइंट पढ़ेंगे व्याख्या में। कह रहा है जैव पीड़कनाशी यानी कि दोस्तों बायोपेस्टिसाइड्स वे जैविक कारक हैं जो पर्यावरणीय व पारिस्थितिकीय रूप से मित्रवत यानी कि दोस्तों इन्वायरमेंटली एंड इकोलॉजिकली फ्रेंडली होते हैं, जिनका प्रयोग करके कीट व खरपतवार को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। फिर पढ़िएगा कि जैव पीड़कनाशी यानी कि बायोपेस्टिसाइड्स वे जैविक कारक हैं जो पर्यावरणीय व पारिस्थितिकीय रूप से दोस्तों मित्रवत यानी कि इन्वायरमेंटली एंड इकोलॉजिकली फ्रेंडली होते हैं और जिनका प्रयोग करके कीट व खरपतवार को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि जैव पीड़कनाशी दोस्तों कीट व खरपतवार जैविकीय नियंत्रण की प्रक्रिया होती है, ना कि रासायनिक नियंत्रण की। फिर देखिएगा जैव पीड़कनाशी दोस्तों कीट व खरपतवार जैविक नियंत्रण की प्रक्रिया होती है, ना कि दोस्तों याद रखिए रासायनिक नियंत्रण की। ठीक है, यानी कि केमिकल कंट्रोल की। चलिए
इस प्रश्न से संबंधित कुछ और पॉइंट दिए गए हैं, उसको भी हम ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। देखेंगे दोस्तों क्या दिया गया है। सारे पॉइंट इस प्रश्न से संबंधित जो दिए गए हैं वह हमारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिएगा, देखेंगे दोस्तों क्या दिया गया है। आगे के पॉइंट भी हमारे इस प्रश्न से संबंधित जो दिए गए हैं वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलिए। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है इस प्रश्न से संबंधित आगे के पॉइंट, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं, देखेंगे। इस प्रश्न से संबंधित जो तीसरा पॉइंट दिया गया है उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है दोस्तों हमारे विषाणु होते हैं जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, कीट, पुष्प, दीमक का प्रयोग दोस्तों हम क्या है, बायोपेस्टिसाइड यानी कि जैव पीड़कनाशी के रूप में होता है। फिर पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है। विषाणु दोस्तों जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, कीट, पुष्प, दीमक का प्रयोग दोस्तों जैव पीड़कनाशी के रूप में होता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि जैव पीड़कनाशी दोस्तों विषाणु के उदाहरण है। क्या है, कह रहा है जैव पीड़कनाशी विषाणु के उदाहरण है, तो याद रखें दोस्तों क्या है, वह है हमारा न्यूक्लियर, क्या है, पॉलीहेड्रोसिस, ठीक है, विषाणु। दूसरा है दोस्तों ग्रानुलोसिस विषाणु। तीसरा है दोस्तों नॉन ऑक्लूडेड बैक्यूलोवायरस, ठीक है। फिर देखिएगा, कह रहा है कि जैव पीड़कनाशी विषाणु के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। देखिएगा, कह रहा है हमारा न्यूक्लियर, क्या है, पॉलीहेड्रोसिस। फिर है दोस्तों क्या है हमारा ग्रानुलोसिस विषाणु। तीसरा है दोस्तों नॉन ऑक्लूडेड बैक्यूलोवायरस, ठीक है। चलिए तीसरे आगे के जो पॉइंट दिए गए हैं उसकी तरफ बढ़ेंगे। फिर है दोस्तों हमारा क्या है, बैसिलस थुरिंजिएसिस। फिर दोस्तों क्या है, बी स्फेरिकस। फिर है दोस्तों बी हमारा क्या है, पीनी बैसिलस पोपिली आदि जैव पीड़कनाशी जीवाणु के उदाहरण है। फिर देखिएगा, कह रहा दोस्तों हमारा बैसिलस थुरिंजिएसिस क्या है, फिर दोस्तों हमारा दिया गया है बी स्फेरिकस। फिर दोस्तों दिया गया है बी पीनी बैसिलस पोपिली दोस्तों आदि जैव पीड़कनाशी जीवाणु के उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि जैव पीड़कनाशी कवकों में दोस्तों याद रखिए बियोबेरिया। फिर दोस्तों हमारा क्या है, मेट्राइजियम। फिर है दोस्तों नोजीमा एसपीपी आदि प्रमुख हैं, ठीक है। याद रखिए दोस्तों थैलोहोनिया जैव पीड़कनाशी प्रोटोजोआ का उदाहरण है। क्या है, थैलोहानिया दोस्तों याद रखें जैव पीड़कनाशी प्रोटोजोआ का उदाहरण है। इस प्रश्न की व्याख्या को हम लोगों ने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। चलिए दोस्तों बढ़ेंगे 2011 के प्रश्नों की तरफ, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखें क्या कह रहा है हमारा प्रश्न पढ़ेंगे कि आहार में दोस्तों नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है, ठीक है। क्या कह रहा है कि आहार में नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है क्योंकि दोस्तों ये ऑक्सीकरण क्या है दोस्तों, रोधी, ठीक है, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं, ठीक है। कह रहा दोस्तों कि ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने में किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं। सारे पॉइंटों को ध्यानपूर्वक देखते रहिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों पढ़ेंगे। कह रहा 2011 में जो पूछा गया पहला प्रश्न है, एंटीऑक्सीडेंट के बारे में यहाँ बात किया जा रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि आहार में नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियां ग्रहण करना दोस्तों वांछनीय है क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी यानी कि एंटीऑक्सीडेंट तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। कह रहा है कि ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने में किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं। फिर देखिएगा कि आहार में नियमित रूप से दोस्तों ताजे फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है क्योंकि दोस्तों ये ऑक्सीकरण रोधी यानी कि एंटीऑक्सीडेंट तत्वों के अच्छे स्रोत होते। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने में किस प्रकार सहायक सिद्ध होते। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, क्या है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी मार्क करेंगे। क्या देखेंगे, पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक क्या कह रहा है कि ये शरीर में दोस्तों उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म के उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न दोस्तों मुक्त मूलकों को क्या दोस्तों निष्क्रिय बनाते हैं। फिर देखिएगा कि ये शरीर में उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म के उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। फिर पढ़ेंगे कि ये शरीर में उपापचय के उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को दोस्तों क्या दोस्तों हमारा निष्क्रिय बनाते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। प्रश्न एक बार और पढ़ेंगे, क्या कह रहा है कि आहार में नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी यानी कि एंटीऑक्सीडेंट तत्वों के क्या हैं, अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने में किस प्रकार सहायक सिद्ध होते। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे कि ये शरीर में उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म के उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं, ठीक है। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा इस प्रश्न की व्याख्या क्या कह रही है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक, देखें। कह रहा है कि ऑक्सीकरण रोधी यानी कि एंटीऑक्सीडेंट तत्व सामान्यतः दोस्तों ताजे फलों तथा हरी सब्जियों में पाए जाते हैं। फिर देखिएगा, कह रहा है कि ऑक्सीकरण रोधी यानी कि एंटीऑक्सीडेंट तत्व दोस्तों सामान्यतः ताजे फलों तथा हरी सब्जियों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। कह रहा है कि यह शरीर में उपापचयी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप निर्मित
मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाता है तथा शरीर में दोस्तों विषाक्त पदार्थों में कमी लाता है। फिर पढ़ेंगे, यह शरीर में उपापचयी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप निर्मित मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाता तथा शरीर में विषाक्त पदार्थों यानी कि जो हमारे क्या है दोस्तों टॉक्सिक एलिमेंट होते हैं उनमें दोस्तों क्या करता है, कमी लाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि ऑक्सीकरण रोधी तत्वों में सामान्यतः दोस्तों विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, पॉलीफेनॉल्स तथा अन्य खनिज होते हैं। ठीक है, ये मुक्त रेडिकल्स को शांत करके मानव शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। फिर देखिएगा कि ऑक्सीकरण रोधी तत्वों में सामान्यतः दोस्तों विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, पॉलीफेनॉल्स तथा अन्य खनिज होते हैं। ये मुक्त रेडिकल्स को शांत करके मानव शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि एंटीऑक्सीडेंट दोस्तों क्या हमारा न्यूरो डीजेनरेटिव बीमारियों जैसे अल्जाइमर और पार्किंसंस के उपचार में सहायक होते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है कि ऑक्सीकरण रोधी तत्वों में सामान्यतः दोस्तों विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, पॉलीफेनॉल्स तथा अन्य खनिज होते ये मुक्त रेडिकल्स को शांत करके मानव शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, कह रहा है कि एंटीऑक्सीडेंट न्यूरो डीजेनरेटिव बीमारियों जैसे दोस्तों अल्जाइमर और पार्किंसंस के उपचार में सहायक होते हैं। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। चलिए 2011 में पूछे गए दूसरे प्रश्न की तरफ ध्यानपूर्वक बढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा क्या कह रहा है हमारा 2011 में पूछा गया दूसरा प्रश्न। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चले। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों 2011 में पूछे गए दूसरे प्रश्न की तरफ, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। ठीक है, चलिए देखें। कह रहा दोस्तों सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाएं यानी कि माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स ऊर्जा का धारणीय सस्टेनेबल स्रोत समझी जाती क्यों? पढ़ेंगे, फिर से देखिएगा। कह रहा है कि सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाएं यानी कि माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स दोस्तों ऊर्जा का धारणीय स्रोत समझी जाती हैं क्यों? तो पहला पॉइंट पढ़ेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है कि ये जीवित जीवों को उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त कर कुछ सब स्ट्रेटों से विद्युतीय उत्पादन कर सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि ये विविध प्रकार के अजैव पदार्थ सब स्ट्रेट के रूप में प्रयुक्त करती हैं। और तीसरा पॉइंट करेंगे कि यह जल का शोधन और विद्युत उत्पादन करने के लिए अपशिष्ट जल शोधन संयंत्रों में स्थापित की जा सकती हैं। ठीक है, तो इसमें जो सही पॉइंट दिया गया है वह है हमारा ऑप्शन सी, यानी कि फर्स्ट और थर्ड पॉइंट हमारे बिल्कुल सही दिए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि ये जीवित जीवों को उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त कर कुछ सब स्ट्रेटों से विद्युतीय उत्पादन कर सकती हैं, यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे कि ये जल का शोधन और विद्युत उत्पादन करने के लिए अपशिष्ट जल शोधन संयंत्रों में स्थापित की जा सकती। सेकंड पॉइंट इस संदर्भ में गलत दिया गया, यानी कि ये विविध प्रकार के अजैव पदार्थ सबस्ट्रेट के रूप में प्रयुक्त करती हैं, यह पॉइंट हमारा बिल्कुल गलत है। फिर पढ़ेंगे कि सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाएं माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स ऊर्जा क्या है दोस्तों, ऊर्जा का धारणीय यानी कि सस्टेनेबल स्रोत समझी जाती क्यों? तो पहला पॉइंट कह रहा है कि ये जीवित जीवों को उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त कर कुछ सब स्ट्रेटों से विद्युतीय उत्पादन कर सकती हैं, यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि ये विविध प्रकार के अजैव पदार्थ सबस्ट्रेट के रूप में प्रयुक्त करती हैं, तो यह पॉइंट हमारा गलत है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि ये जल का क्या है दोस्तों शोधन और विद्युत उत्पादन करने के लिए अपशिष्ट जल शोधन संयंत्रों में स्थापित की जा सकती, यह भी पॉइंट यानी कि फर्स्ट और थर्ड पॉइंट सही है, सेकेंड पॉइंट गलत है। सही ऑप्शन हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन सी। देखिएगा दोस्तों ऑप्शन सी केवल फर्स्ट और थर्ड हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, चलिए व्याख्या इसकी हम ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, देखेंगे व्याख्या क्या कह रहा है। पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों सूक्ष्म जैविक ईंधन सेल यानी कि माइक्रोबियल फ्यूल सेल को ऊर्जा का दोस्तों धारणीय स्रोत समझा जाता, क्योंकि दोस्तों इनके द्वारा जीवित जीवों जैसे दोस्तों जीवाणुओं तथा कार्बनिक यौगिकों के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन किया जाता। फिर पढ़ेंगे सूक्ष्म जैविक ईंधन सेल दोस्तों यानी कि माइक्रोबियल फ्यूल सेल को ऊर्जा का धारणीय स्रोत समझा जाता, क्योंकि इनके द्वारा जीवित जीवों जैसे दोस्तों जीवाणुओं तथा कार्बनिक यौगिकों के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, इस सेल में दोस्तों ऑक्सीकरण तथा अपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन और क्या है रिडक्शन की अभिक्रिया के पश्चात रासायनिक ऊर्जा को दोस्तों विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। फिर पढ़िएगा, इस सेल में दोस्तों ऑक्सीकरण तथा अपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की अभिक्रिया के पश्चात रासायनिक ऊर्जा को दोस्तों क्या है हमारा विद्युत ऊर्जा में यानी कि केमिकल रिएक्शन को क्या है दोस्तों केमिकल एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो कह रहा है कि इन सेलों का उपयोग दोस्तों अपशिष्ट जल शोधन संयंत्रों में जल का शुद्धिकरण तथा विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए किया जाता है। अतः क्या है दोस्तों हमारे तीनों कथन क्या है दोस्तों सही दिए गए हैं। ठीक है, तीनों ही कथन हमारे दोस्तों सही दिए गए हैं, इसलिए बिल्कुल राइट आंसर हम मार्क करेंगे। ठीक है, फिर देखिएगा कह रहा है कि सूक्ष्म जैविक ईंधन सेल को ऊर्जा का धारणीय स्रोत समझा जाता है। ठीक है, कह रहा है हमारा क्योंकि इनके द्वारा जीवित जीवों जैसे दोस्तों जीवाणुओं तथा कार्बनिक यौगिकों के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट कह रहा है दोस्तों क्या है, इस सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन की अभिक्रिया के पश्चात रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। फिर कह रहा है दोस्तों कि इन सेलों का उपयोग क्या है हमारा अपशिष्ट जल शोधन संयंत्रों में जल का शुद्धिकरण तथा विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए किया जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, इसलिए कह रहा है हमारे तीनों कथन जो दिए गए हैं दोस्तों वह क्या है बिल्कुल सही दिए गए हैं। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए
देखते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं। देखते रहिए, सारे प्रश्न हमारे इंपॉर्टेंट हैं आगामी परीक्षा की दृष्टि से। चलिए देखिएगा क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। चलिए देखिए, कह रहा दोस्तों हमारा कि जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती तो यह वृक्ष दोस्तों धीरे धीरे सूख कर मर जाता है, क्योंकि फिर पढ़िएगा कि जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती तो यह वृक्ष दोस्तों धीरे धीरे सूख कर मर जाता है, क्योंकि ऑप्शन बी जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं। फिर देखिएगा क्या है, देखिएगा दोस्तों, कह रहा है कि जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती तो यह वृक्ष धीरे धीरे सूख कर मर जाता, क्योंकि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। पहला पॉइंट पढ़ेंगे, कह रहा दोस्तों व्याख्या में जो पहला पॉइंट वह कह रहा है कि फ्लोएम हमारा संवहनीय पौधों यानी कि वेस्कुलर प्लांट के वेस्कुलर बंडल में बाहर की ओर अवस्थित होता। फ्लोएम दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान उत्पन्न हुए कार्बनिक पदार्थों के संचरण के लिए आवश्यक होता है। फिर देखिएगा, कह रहा है कि फ्लोएम हमारा संवहनीय पौधों यानी कि दोस्तों वेस्कुलर प्लांट के वेस्कुलर बंडल में बाहर की ओर अवस्थित होता। फ्लोएम दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान उत्पन्न हुए कार्बनिक पदार्थों के संचरण के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, अतः जब वृक्ष की छाल आधार के पास से चारों तरफ से हटा दी जाती तो पत्तियों में निर्मित कार्बनिक पदार्थ वृक्ष की जड़ों तक नहीं पहुंच पाता तथा वृक्ष धीरे धीरे सूख जाता है। फिर पढ़ेंगे, कह रहा है कि फ्लोएम हमारा संवहनीय पौधों यानी कि वेस्कुलर प्लांट के वेस्कुलर बंडल के बाहर की ओर अवस्थित होता। फ्लोएम हमारा दोस्तों क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान उत्पन्न हुए कार्बनिक पदार्थों के संचरण के लिए आवश्यक होता। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि अतः जब वृक्ष की छाल दोस्तों क्या है आधार के पास से चारों तरफ से हटा दी जाती है तो पत्तियों में निर्मित कार्बनिक पदार्थ वृक्ष की जड़ों तक नहीं पहुंच पाते तथा वृक्ष धीरे धीरे सूख जाता है। और प्रश्न भी हमारा क्या कह रहा था, पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक, देखेंगे प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, एक बार और पढ़ेंगे। देखिए, कह रहा है कि जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती तो यह वृक्ष धीरे धीरे सूख कर मर जाता, क्योंकि दोस्तों याद रखें जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों आगे के प्रश्नों की तरफ ध्यानपूर्वक बढ़ेंगे। सारे प्रश्न हमारी आगामी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलिए आगे के प्रश्नों की तरफ हम बढ़ेंगे, देखेंगे आगे के प्रश्न हमारे क्या। चलिए दोस्तों देखिएगा, चौथा प्रश्न जो हमारा पूछा गया है 2011 में, उसको हम पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा है कि एक विवाहित दंपत्ति ने एक बालक को क्या किया दोस्तों, गोद लिया। ठीक है, देखिएगा, एक विवाहित दंपत्ति ने एक बालक को गोद लिया, इसके कुछ वर्ष उपरांत उन्हें दोस्तों क्या है, जुड़वा पुत्र हुए। ठीक है, कह रहा है कि दंपत्ति में एक का रक्त वर्ग AB पॉजिटिव है और दूसरे का दोस्तों क्या है, हमारा O नेगेटिव है। ठीक है, कह रहा है तीनों पुत्रों में से एक का रक्त वर्ग दोस्तों A पॉजिटिव, दूसरे का B पॉजिटिव और तीसरे का O पॉजिटिव। गोद लिए गए पुत्र का रक्त वर्ग कौन सा है? ठीक है, तो इसमें बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे हमारा O पॉजिटिव, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा, कह रहा है कि एक विवाहित दंपत्ति ने एक बालक को गोद लिया, इसके कुछ वर्ग क्या है, इसके कुछ वर्ष उपरांत उन्हें क्या है दोस्तों, जुड़वा पुत्र हुए। ठीक है, दंपत्ति में एक का रक्त वर्ग दोस्तों AB पॉजिटिव है और दूसरे का दोस्तों O नेगेटिव। तीनों पुत्रों में से एक का रक्त वर्ग A पॉजिटिव, दूसरे का B पॉजिटिव और तीसरे का O पॉजिटिव। गोद लिए गए पुत्र का रक्त वर्ग कौन सा होगा? ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर देखिए प्रश्न एक बार और पढ़ेंगे। कह रहा है कि एक विवाहित दंपत्ति कह रहा है ने एक बालक को गोद लिया, इसके कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र हुए। ठीक है, कह रहा है कि दंपत्ति में एक का रक्त वर्ग AB पॉजिटिव है, दूसरे का O नेगेटिव। तीनों पुत्रों में से एक का रक्त वर्ग A पॉजिटिव, दूसरे का B पॉजिटिव और तीसरे का O पॉजिटिव। गोद लिए गए पुत्र का रक्त वर्ग कौन सा है? तो हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन ए O पॉजिटिव। ठीक है, व्याख्या इंपॉर्टेंट है। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या देखेंगे, क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखें, कह रहा दोस्तों हमारा कि यदि माता का रुधिर वर्ग AB पॉजिटिव है तो माता का जीनोटाइप दोस्तों क्या है, IA या IB हो, I टू दी पावर A या I टू दी पावर B होगा। ठीक है, फिर देखिए, कह रहा है यदि माता का रुधिर वर्ग AB पॉजिटिव है दोस्तों तो माता का जीनोटाइप I टू दी पावर A या I टू दी पावर B होगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है दोस्तों हमारा दूसरा पॉइंट कि यदि पिता का रुधिर वर्ग O नेगेटिव है तो पिता का जीनोटाइप I टू दी पावर O या I टू दी पावर O होगा। ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा है यदि पिता का रुधिर वर्ग O नेगेटिव है तो पिता का जीनोटाइप I टू दी पावर O I टू दी पावर O होगा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखेंगे। चलिए देखिए, कह रहा है हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो दिया गया है वह कह रहा है कि अतः यदि माता और पिता का रुधिर वर्ग क्रमशः AB पॉजिटिव तथा O नेगेटिव है तो इनके द्वारा उत्पन्न संतानों का रुधिर वर्ग क्रमशः A तथा B होगा। इनके जैविक पुत्रों का रक्त वर्ग O तथा A B नहीं हो सकते, अतः इस विवाहित दंपत्ति द्वारा गोद ली गई संतान का रक्त वर्ग O पॉजिटिव होगा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर से पढ़ेंगे, अतः यदि माता और पिता का रुधिर वर्ग क्रमशः AB पॉजिटिव तथा O नेगेटिव है
तो इनके द्वारा उत्पन्न संतानों का रुधिर वर्ग क्रमशः ए तथा बी होगा। इनके जैविक पुत्रों का रक्त वर्ग ओ तथा ए बी नहीं हो सकते। अतः इस विवाहित दंपति द्वारा गोद ली गई संतान का रक्त वर्ग ओ पॉजिटिव होगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए पढ़ेंगे दोस्तों 2011 में पूछे गए 5वें नंबर प्रश्न की तरफ ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है 2011 में पूछा गया 5वां प्रश्न पढ़ेंगे। आहार उत्पादों के विक्रय में जुटी एक कंपनी यह विज्ञापित करती है कि उसके उत्पादों में ट्रांस वसा यानी कि ट्रांस फैट्स नहीं होते। उसके इस अभियान का उपभोक्ताओं के लिए क्या अभिप्राय है। फिर देखिएगा, कह रहा है कि आहार उत्पादों के विक्रय में जुटी एक कंपनी यह विज्ञापित करती है कि उसके उत्पादों में ट्रांस वसा यानी कि ट्रांस फैट्स नहीं हैं। कह रहा है कि उसके इस अभियान का उपभोक्ताओं के लिए क्या अभिप्राय है। फिर देखिएगा, कह रहा है कि आहार उत्पादों के विक्रय में जुटी एक कंपनी यह विज्ञापित करती है कि उसके उत्पादों में ट्रांस वसा यानी कि ट्रांस फैट्स नहीं होते। उसके इस अभियान का उपभोक्ताओं के लिए क्या अभिप्राय। पहला पॉइंट पढ़ेंगे कि कंपनी के आहार उत्पाद हाइड्रोजनीकृत तेलों से नहीं निर्मित किए जाते। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि कंपनी के आहार उत्पाद पशु उत्पन्न वसा तेलों से नहीं निर्मित किए जाते। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि कंपनी के द्वारा प्रयुक्त तेल संभवतया उपभोक्ताओं के हृदय वाहिका स्वास्थ्य को क्षति नहीं पहुंचाएगा। फिर पढ़ेंगे, कह रहा है कि आहार उत्पादों के विक्रय में जुटी एक कंपनी यह विज्ञापित करती कि उसके उत्पादों में ट्रांस वसा यानी कि ट्रांस फैट्स नहीं होती। उसके इस अभियान का उपभोक्ताओं के लिए क्या अभिप्राय है। पहला पॉइंट पढ़ेंगे कि कंपनी के आहार उत्पाद दोस्तों क्या है, हमारे हाइड्रोजनीकृत तेलों से नहीं निर्मित किए जाते। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि कंपनी के आहार उत्पाद पशु उत्पन्न वसा तेलों से नहीं निर्मित किए जाते। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि कंपनी के द्वारा प्रयुक्त तेल संभवतया उपभोक्ताओं के हृदय वाहिका स्वास्थ्य को क्षति नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। तो इस संदर्भ में दोस्तों सेकंड पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। फर्स्ट और क्या है दोस्तों, थर्ड पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। पढ़ेंगे फिर से, देखिएगा। कह रहा है कि आहार उत्पादों के विक्रय में जुटी एक कंपनी यह विज्ञापित करती है कि उसके उत्पादों में ट्रांस वसा यानी कि ट्रांस फैट्स नहीं होते। उसके इस अभियान का उपभोक्ताओं के लिए क्या अभिप्राय। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि कंपनी के आहार उत्पाद हाइड्रोजनीकृत तेलों से नहीं निर्मित किए जाते। बिल्कुल सही है दोस्तों, पहला पॉइंट हमारा, यानी कि कंपनी के आहार उत्पाद हाइड्रोजनीकृत तेलों से निर्मित नहीं किए जाते। और थर्ड पॉइंट जो कह रहा है कि कंपनी के द्वारा प्रयुक्त तेल संभवतया उपभोक्ताओं के हृदय वाहिका स्वास्थ्य को क्षति नहीं पहुंचाएगा। जबकि सेकेंड पॉइंट जो कह रहा है कि कंपनी के आहार उत्पाद पशु उत्पन्न वसा तेलों से नहीं निर्मित किए जाते। तो यह पॉइंट दोस्तों हमारा बिल्कुल गलत है, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड पॉइंट सही है, सेकंड पॉइंट हमारा बिल्कुल गलत है। व्याख्या इंपॉर्टेंट है। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या भी हम साथ ही साथ में देखेंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा पहले इस प्रश्न की व्याख्या क्या दी गई है, ठीक है। और सही ऑप्शन भी हम इसमें मार्क करेंगे, ठीक है। देखिएगा सही ऑप्शन जो मार्क करेंगे दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन सी, यानी कि इस संदर्भ में जो दिए गए हैं वह केवल हमारे पॉइंट सी, यानी कि ऑप्शन सी केवल फर्स्ट और थर्ड हमारे सही हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, कह रहा दोस्तों व्याख्या देखेंगे ध्यानपूर्वक क्या दी गई है, देखिएगा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, ठीक है। चलिए देखें, ट्रांस वसा दोस्तों वसा का एक प्रकार है। क्या है ट्रांस वसा दोस्तों, वसा का एक प्रकार जो तेल के हाइड्रोजनीकरण से क्या होता है दोस्तों, निर्मित होता है। फिर देखिएगा, ट्रांस वसा दोस्तों वसा का एक प्रकार है जो तेल के हाइड्रोजनीकरण से निर्मित होता। इसमें वनस्पति तेल को दोस्तों हाइड्रोजन की उपस्थिति में उच्च ताप एवं दाब पर ठोस एवं कठोर बनाया जाता है। फिर देखिएगा, कह रहा है कि ट्रांस वसा एक प्रकार का क्या है दोस्तों, वसा है जो तेल के हाइड्रोजनीकरण से निर्मित होता। इसमें दोस्तों वनस्पति तेल को हाइड्रोजन की उपस्थिति में उच्च ताप एवं दाब पर ठोस एवं कठोर बनाया जाता। यह एक ऐसा पदार्थ होता है जो शरीर में दोस्तों एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी क्या है, लाइपोप्रोटीन क्या है, यह दोस्तों क्या है, एक ऐसा पदार्थ होता है जो शरीर में एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ाकर हृदय रोगों को बढ़ावा देता है। इस प्रकार किसी कंपनी के जिन उत्पादों में ट्रांस वसा नहीं है, इसका अभिप्राय है कि कंपनी के उत्पाद हाइड्रोजनीकृत तेलों से निर्मित नहीं है एवं वे हृदय को क्षति नहीं पहुंचाएंगे। अतः 1 और 3 हमारा बिल्कुल सही है। फिर देखिएगा, ट्रांस वसा एक प्रकार का दोस्तों वसा होता है जो तेल के क्या है, हाइड्रोजनीकरण से निर्मित होता है। फिर देखिएगा, इसमें वनस्पति तेल को हाइड्रोजन की उपस्थिति में उच्च ताप एवं दाब पर ठोस एवं कठोर बनाया जाता। यह एक ऐसा पदार्थ होता है जो शरीर में दोस्तों क्या है, हमारा एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ाकर हृदय रोगों को बढ़ावा देता। फिर से देखिएगा, यह एक ऐसा पदार्थ होता है जो शरीर में एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ाकर हृदय रोगों को बढ़ावा देता। इस प्रकार किसी कंपनी के जिन उत्पादों में ट्रांस वसा नहीं है, इसका अभिप्राय है कि कंपनी के उत्पाद हाइड्रोजनीकृत तेलों से निर्मित नहीं है एवं हृदय को क्षति नहीं पहुंचाएंगे। अतः हम लोगों ने मार्क किया था ऑप्शन सी, यानी कि फर्स्ट और थर्ड पॉइंट हमारे इस संदर्भ में बिल्कुल सही दिए गए थे। एक बार और व्याख्या पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
कह रहा है कि ट्रांसवसा क्या है, हमारा वसा का एक प्रकार है जो तेल के हाइड्रोजनीकरण से निर्मित होता है। इसमें वनस्पति तेल को हाइड्रोजन की उपस्थिति में उच्च ताप एवं दाब पर, यानी कि दोस्तों हाई टेम्परेचर एवं प्रेशर पर ठोस एवं कठोर बनाया जाता। यह एक ऐसा पदार्थ होता है जो शरीर में दोस्तों याद रखें एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ाकर हृदय रोगों को बढ़ावा देता है। इस प्रकार किसी कंपनी के जिन उत्पादों में दोस्तों ट्रांसवसा नहीं होता, इसका अभिप्राय है कि कंपनी के उत्पाद हाइड्रोजनीकृत तेलों से निर्मित नहीं है एवं वे हृदय को क्षति नहीं पहुंचाएंगे। अतः क्या है हमारा ऑप्शन सी यानी कि फर्स्ट और थर्ड पॉइंट इस संदर्भ में बिल्कुल सही, जबकि सेकंड पॉइंट हमारे गलत दिए गए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ ध्यानपूर्वक बढ़ेंगे, देखेंगे हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। 2011 में पूछा गया लास्ट प्रश्न है, ठीक है। चलिए देखिए, कह रहा दोस्तों छठा प्रश्न पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए पढ़ते हैं। छठा प्रश्न जो कह रहा है कि बाजार में बिकने वाला क्या है दोस्तों, एस्पार्टम की बात कर रहा है। देखिएगा, कह रहा है कि बाजार में बिकने वाला एस्पार्टम दोस्तों कृत्रिम मधुरक है। यह अमीनो अम्लों से बना होता और अन्य अमीनो अम्लों के समान ही कैलोरी प्रदान करता है। फिर भी यह भोज्य पदार्थों में कम कैलोरी मधुरक के रूप में इस्तेमाल होता। इसके इस इस्तेमाल का क्या आधार है। फिर देखिएगा, कह रहा दोस्तों बाजार में बिकने वाला एस्पार्टम कृत्रिम दोस्तों मधुरक है। यह अमीनो अम्लों से बना होता और अन्य अमीनो अम्लों के समान ही कैलोरी प्रदान करता है, ठीक है। कह रहा है कि फिर भी यह भोज्य पदार्थों में कम कैलोरी मधुरक के रूप में इस्तेमाल होता है। इसके इस इस्तेमाल का क्या आधार है। फिर पढ़ेंगे, कह रहा है कि बाजार में बिकने वाला एस्पार्टम दोस्तों कृत्रिम मधुरक होता है। यह अमीनो अम्लों से बना होता और अन्य अमीनो अम्लों के समान ही कैलोरी प्रदान करता। फिर भी यह भोज्य पदार्थों में कम कैलोरी मधुरक के रूप में इस्तेमाल होता। इसके इस इस्तेमाल का क्या आधार है। तो बिल्कुल राइट आंसर हम देखेंगे इसका क्या दिया गया है। एक बार और प्रश्न पढ़ेंगे। बाजार में बिकने वाला एस्पार्टम दोस्तों कृत्रिम मधुरक है। यह अमीनो अम्लों से बना होता और अन्य अमीनो अम्लों के समान ही कैलोरी प्रदान करता है। फिर भी दोस्तों यह भोज्य पदार्थों में कम कैलोरी मधुरक के रूप में इस्तेमाल होता है। इसके इस इस्तेमाल का क्या आधार है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, वह है ऑप्शन डी। ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है ऑप्शन डी, ठीक है। पढ़ेंगे, कह रहा है दोस्तों एस्पार्टम हमारा क्या है, सामान्य चीनी से कई गुना अधिक मीठा होता। अतः थोड़े से एस्पार्टम में बने भोज्य पदार्थ ऑक्सीकृत होने पर कम कैलोरी प्रदान करते। फिर देखिएगा, एस्पार्टम सामान्य चीनी से कई गुना अधिक मीठा होता है। अतः थोड़े से एस्पार्टम में बने भोज्य पदार्थ ऑक्सीकृत होने पर कम कैलोरी प्रदान करते हैं। फिर देखिएगा, एस्पार्टम सामान्य चीनी से कई गुना अधिक मीठा होता। अतः थोड़े से एस्पार्टम में बने भोज्य पदार्थ ऑक्सीकृत होने पर कम कैलोरी प्रदान करते हैं। ऑप्शन डी हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। व्याख्या भी इंपॉर्टेंट है। चलिए व्याख्या देखते हैं ध्यानपूर्वक क्या दिया गया है, पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों एस्पार्टम के बारे में कि एस्पार्टम हमारा क्या है, एक कृत्रिम मिठास पैदा करने वाला पदार्थ है जिसका प्रयोग चीनी के विकल्प के रूप में किया जाता। फिर देखिएगा, एस्पार्टम दोस्तों एक कृत्रिम मिठास पैदा करने वाला पदार्थ है जिसका प्रयोग दोस्तों चीनी के विकल्प के रूप में किया जाता। फिर देखिएगा, एस्पार्टम दोस्तों एक कृत्रिम मिठास पैदा करने वाला पदार्थ है जिसका प्रयोग दोस्तों चीनी के विकल्प के रूप में किया जाता। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, क्या कह रहा है। कह रहा है कि एस्पार्टम दोस्तों क्या है, हमारा एस्पार्टिक एसिड का मिथाइल ईस्टर है और इसका रासायनिक सूत्र है C14H18N2O5 है। फिर देखिएगा कि एस्पार्टम दोस्तों एस्पार्टिक एसिड का मिथाइल ईस्टर है और इसका रासायनिक सूत्र C14H18N2O5 है। फिर देखिएगा, एस्पार्टम दोस्तों एस्पार्टिक एसिड का मिथाइल ईस्टर है, इसका रासायनिक सूत्र C14H18N2O5 है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है। कह रहा है कि एस्पार्टम चीनी से लगभग 200 गुना अधिक मीठा होता। एस्पार्टम के उपापचय होने से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रति ग्राम विमुक्त होती। चूंकि मीठा स्वाद पैदा करने के लिए काफ़ी कम मात्रा में एस्पार्टम की आवश्यकता होती, इसलिए विमुक्त कैलोरी की मात्रा दोस्तों नगण्य होती है। फिर देखिएगा, कह रहा है कि एस्पार्टम एक कृत्रिम मिठास पैदा करने वाला पदार्थ है जिसका प्रयोग चीनी के विकल्प के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, सेकंड पॉइंट, कि एस्पार्टम एस्पार्टिक एसिड का मिथाइल ईस्टर, इसका रासायनिक सूत्र C14H18N2O5 है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि एस्पार्टम चीनी से लगभग दोस्तों 200 गुना अधिक मीठा होता। एस्पार्टम के उपापचय होने से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रति ग्राम विमुक्त होती है। चूंकि मीठा स्वाद पैदा करने के लिए काफ़ी कम मात्रा में एस्पार्टम की आवश्यकता होती, इसलिए दोस्तों विमुक्त कैलोरी की मात्रा नगण्य होती है। फिर देखिएगा, एस्पार्टम चीनी से लगभग 200 गुना अधिक मीठा होता है। एस्पार्टम के उपापचय होने से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रति ग्राम विमुक्त होती। चूंकि मीठा स्वाद पैदा करने के लिए काफ़ी कम मात्रा में एस्पार्टम की आवश्यकता होती है, इसलिए दोस्तों विमुक्त कैलोरी की मात्रा नगण्य होती है। प्रश्न एक बार और देखेंगे, क्या कह रहा था, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए प्रश्न पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा, 2011 में पूछा गया लास्ट प्रश्न होगा। और इसी के साथ दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सामान्य विज्ञान में जो हमारे दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से संबंधित सारे प्रश्नों को हम लोग क्या है सावधानी पूर्वक कवर कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक
टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे वह स्टार्ट करेंगे दोस्तों साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रश्नों को हम देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी वह आएगी दोस्तों साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रश्नों को अब हम कवर करेंगे। और जनरल साइंस से पूरे संबंधित हम लोगों के टॉपिक जितने भी थे, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से संबंधित सारे प्रश्नों को हम लोगों ने कवर कर लिया है। इसलिए ध्यानपूर्वक चलिए 2011 के लास्ट प्रश्न को पढ़ेंगे। देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि बाजार में बिकने वाला एस्पार्टम कृत्रिम मधुरक है, यह अमीनो अम्लों से बना होता और अन्य अमीनो अम्लों के समान ही कैलोरी प्रदान करता, फिर भी यह भोज्य पदार्थों में कम कैलोरी मधुरक के रूप में इस्तेमाल होता। इसके इस इस्तेमाल का क्या आधार है। फिर देखिएगा, बाजार में बिकने वाले एस्पार्टम कृत्रिम मधुरक हैं, यह अमीनो अम्लों से बना होता और अन्य अमीनो अम्लों के समान ही कैलोरी प्रदान करता है। कह रहा है फिर भी यह भोज्य पदार्थों में कम कैलोरी मधुरक के रूप में इस्तेमाल होता। इसके इस इस्तेमाल का क्या आधार है। तो ऑप्शन डी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। वह है दोस्तों हमारा क्या, देखिएगा, एस्पार्टम सामान्य चीनी से कई गुना अधिक मीठा होता है, अतः थोड़े से एस्पार्टम में बने भोज्य पदार्थ ऑक्सीकृत होने पर कम कैलोरी प्रदान करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग यहीं तक रखते हैं और इसी के साथ हमारा जो सामान्य विज्ञान का टॉपिक था, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से संबंधित सारे प्रश्नों को हम लोगों ने ध्यानपूर्वक कवर कर लिया है। इस श्रृंखला में दोस्तों हम लोगों ने 2023 से लेकर 2011 तक जितने भी पूर्व वर्षों के प्रश्न पूछे गए थे, सारे प्रश्नों को हम लोगों ने ध्यानपूर्वक कवर कर लिया है और पूरी व्याख्या के सहित। ठीक है दोस्तों, तो जिन दोस्तों ने हमारे जनरल साइंस के प्रश्नों को रिवाइज ना किया हो, वह उन वीडियो से हमारे जनरल साइंस से संबंधित प्रश्नों को रिवीजन कर सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक में हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, यानी कि साइंस एवं टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रश्नों को हम देखेंगे। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारा पहला टॉपिक होगा दोस्तों, वह है जैव प्रौद्योगिकी, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित प्रश्नों को हम देखेंगे। इसलिए ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को आप लोग देखते चलें। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट दोस्तों हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए जितने भी पीवाईक्यू हम लोग हल करते चलें, सारे पीवाईक्यू आप लोग ध्यानपूर्वक रिवीजन करते चलेंगे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, तब तक ध्यानपूर्वक पढ़ते रहें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लगातार दोस्तों पढ़ते रहें, क्योंकि आगामी परीक्षा दोस्तों नजदीक में लगी हुई है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, धन्यवाद।